आपको नजारा दिखा देते हैं। ये सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक है, रेड स्क्वायर इसे कहा जाता है, और ये है सेंट बासिल चर्च जो कि 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। और इधर आप देख रहे हैं ये पूरा क्रेमलिन है, यानी ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर वहां तक, यहीं पर पीला वाला जो बिल्डिंग है वो व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनका घर भी है, उनका दफ्तर भी है, सरकार यहीं से चलती है। रशिया में मॉस्को के सबसे शक्तिशाली सड़क और सबसे शक्तिशाली जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इतिहास के न जाने कितने पन्ने पलटे हैं। ये वही रेड स्क्वायर है जिसने न जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों का दौर देखा, जिसने अगर ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचेव का देखा तो उसने येल्सिन का भी शासन देखा, और अब पिछले 25 वर्षों से यानी 1/4 सदी से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आज इन सब पर चर्चा करेंगे, और अगर वो 2 दिन के भारत दौरे पर 4 और 5 तारीख को अभी दिसंबर के महीने में नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीदें हम इस पुराने रिश्ते, इस पुरानी दोस्ती से रख सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमेशा चर्चा होती है, आपने एससीओ में भी देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक कार में एक साथ गए थे, तो बात होती है कि आखिर इन दोनों के निजी तालमेल से भारत को क्या फायदा हो सकता है। क्रिसमस का वक्त है, लोग अलग अलग हिस्सों में देखिए ऐसे क्रिसमस मना रहे हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक ग्राउंड्स पर हल्की फुल्की यहाँ बारिश भी हो रही है, जबरदस्त ठंड है, लेकिन क्रिसमस के इस वक्त में क्या खुशी और उम्मीदें दोनों देशों के रिश्ते से, क्या फायदे इस रिश्ते से भारत को हो सकते हैं, इन सब पर हम तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कूटनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा और बार बार चर्चा होगी, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे की परिस्थितियां बेहद खास हैं। 4 और 5 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन भारत आएंगे, तो ये सिर्फ 2 देशों की रणनीतिक साझेदारी का दौरा नहीं होगा, ये ग्लोबल कूटनीति की नई दिशा होगी। बीते 7 दशकों में भले वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के समय में और मजबूत हुआ है। रूस का भारत से संबंध किसी अन्य देश की नीति से प्रभावित नहीं होता। ये बात भी भारत रूस फोरम में मोदी पुतिन की बातचीत के एजेंडे से फिर साबित होती है। जिन रणनीतिक मसलों पर चर्चा होनी है उनमें नई पीढ़ी के S-400 की डील भी शामिल है। ये नरेंद्र मोदी के उस सपने की ओर बढ़ना है जहां 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत की सुरक्षा चाक चौबंद करनी है। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। रणनीतिक मसलों के अलावा पुतिन का दौरा आर्थिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। अगस्त में ट्रंप टैरिफ की मार भारत पर इस दलील के साथ पड़ी थी कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को आंच दी है, लेकिन भारत ने तब अमेरिकी दलीलों को तथ्यों के साथ खारिज किया था और टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत जारी रखने के बावजूद अपने राष्ट्रीय स्टैंड से पीछे नहीं हटा। तो अब रूस भी इसे समझ रहा है। पुतिन 2021 के बाद भारत आ रहे हैं। 2023 में पुतिन ने भारत रूस फोरम और भारत में हुए G20 बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब की मौका भी है और मसला भी है ये बताने का कि भारत और रूस कभी आपस में दूर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सीधा मॉस्को से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, और आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि क्या नए सिरे से एक जान आएगी भारत और रूस के संबंधों में। सीधा मॉस्को में आप रेड स्क्वायर से ये हमारी विशेष पेशकश आज देख रहे हैं, जहां मेरी बाईं तरफ क्रेमलिन है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन खुद रहते हैं, उनकी सरकार चलती है। पीछे आप सेंट बासिल का चर्च देख रहे हैं, जहां पर विश्व भर से लोग पहुंचते हैं। क्रिसमस की तैयारियां यहां पर चल रही हैं मॉस्को में। जो खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब, जो कि फॉर्मर
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी रह चुके हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, वो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर जी हमारे साथ सेवानिवृत्त जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजी रह चुके हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयर फोर्स के। हमारे साथ अचल कुमार जी जुड़ रहे हैं, अचल कुमार मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुबिंदर सचदेवा, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हम मॉस्को में इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर अगर आप जो सियासी गलियारे हैं वहां पर देखिए, हालांकि मॉस्को पहुंचने के बाद तो 3-4 जो बड़ी बातें मैंने नोटिस की है। एक तो ये समझना मॉस्को देखकर बहुत मुश्किल है कि एक ऐसा देश है जो इस वक्त युद्ध में शामिल है। दूसरी बात, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उस पर कोई दबाव या तनाव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। और तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज यहाँ पर जो भारत को लेकर एक पॉजिटिव मूड दिखाई देता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप नए सिरे से जान फूकने के लिए, क्योंकि लगभग 4 सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, डिफेंस डील, ऑयल, सब पर चर्चा होगी। आप बाकी रिश्तों का, जो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते विश्व में हैं, उनसे भारत और रूस का रिश्ता अलग कैसे मानते हैं? नमस्कार रंजना जी, और नमस्कार जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं और आपके दर्शकों को भी। जी हाँ, रूस भारत का एक ऐतिहासिक तौर पे और एक स्ट्रेटजिक तौर पे और डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस के तौर पे एक बहुत मजबूत और एक विश्वसनीय साथी रह चुका है और आगे रहेगा भी। और जैसे कि आप रेड स्क्वायर में खड़े हैं, मैं बहुत बार रूस में जा चुका हूँ और रशियन लोगों से बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो उनके डिफेंस प्रोडक्शन के हेड्स हैं। मैंने बहुत बार उनसे बातचीत हो चुकी है। और रूस में आपने भी ये फील किया होगा, आपके दर्शकों को बताने के लिए, रूस में भारतीयों के लिए एक खास, जिसको कहते हैं ना, वार्मथ है। जो रूसी नागरिक हैं, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं पगड़ी पहनता हूँ, दूर से एकदम से पहचान होती है कि मैं भारतीय हूँ। और कई बार रूस में आके लोग मिलते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सो वो एक हमारा इतिहास है, हमारा एक पीछे का जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा वजूद है। और डिफेंस में, क्योंकि मैं डिफेंस से आता हूँ, डिफेंस में रशिया का और उससे पहले सोवियत यूनियन का, ब्लॉक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, जो हमारी तीनों सेनाएं, जो उन्होंने अपना सशक्तिकरण किया, जो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, और एक के बाद एक कितनी जंगें लड़ी हैं हमने पिछले 70-75 साल में, वो सब में मजबूत, जो हमारी मजबूती थी, उसमें रशिया और उससे पहले सोवियत यूनियन द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और रूस के साथ, अगेन आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, रूस के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे रहे हैं कि पहले हम बार्टर सिस्टम में भी उनसे सामान लेते रहे हैं। डॉलर में हमारा ट्रेड बहुत बाद में शुरू हुआ। और आज भी जो हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो एयरफोर्स की है, चाहे नेवी की है, चाहे आर्मी की है, साथ में एयर मार्शल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब तीनों सेनाओं में जो रशियन ओरिजिन की जो इन्वेंट्री है वो बहुत अच्छी तादाद में है। हाँ, मैं ये मानता हूँ पिछले चंद सालों में उसमें थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंटरनेशनल बिड्स हम जो है ऑफर करते हैं, तो तमाम दुनिया के देश उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज भी बहुत हद तक जो हमारी विंटेज इक्विपमेंट है, जो हमारी लेगेसी, उसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। और उसमें मेंटेनेंस के लिए हमारे रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी के पास जाना चाहती हूँ। संजीव जी, देखिए, और जैसा सर भी कह रहे थे, मतलब भारत आज भी रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। लगभग 38% भारत की हिस्सेदारी है उस खरीद में। ऐसे में मैं आपसे 2-3 चीजें समझना चाहती हूँ। पॉइंटेड सवाल होगा, क्योंकि देखिए, तेल को लेकर एक अलग चर्चा है और वो सरकार को तय करना है, और जो लगातार दबाव है रूसी कंपनियों पर सैंक्शंस का अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा खरीद है हमारी, वो प्रभावित होगी कि हम कितना तेल वहां से खरीद पा रहे हैं, गिरावट है, जो भी है। लेकिन डिफेंस, क्या आपको लगता है कि डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अपने पड़ोसियों से आ रही चुनौतियों के बीच भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, और रूस के साथ अगर हमें अच्छे रक्षा सौदे मिलते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले
जो स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन या फिर खरीद की बात हो रही है, उस पर आपका अपडेट। जो 5 और S-400 लेने पर बात हो रही है, उस पर आप क्या देखते हैं होता हुआ और कब तक मिल सकता है। और तीसरी बड़ी बात, S-500 की भी चर्चा होनी चाहिए, या हम जो अपने देसी प्रोडक्शन AMCA पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से हमें इतना इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल के 2 हिस्से आप समझ गए होंगे। नमस्कार फेलो पैनलिस्ट एंड आपके व्यूअर्स के लिए। आपने बहुत ही अहम सवाल पूछे हैं। सबसे पहले मैं 5th जनरेशन फाइटर पे आता हूं। Su-57 और F-35 दोनों एरो इंडिया में आए थे इस साल फरवरी में बैंगलोर में प्रदर्शन करने के लिए, और भारत ने कुछ साल पहले भी Su-57 के लिए करार किया था, बट वो किसी कारण से HAL और जो रशियन कंपनी है उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाया। अब हमारे पास ये मौका है, क्योंकि हमारा अपना AMCA अभी 10 साल दूर है ऑपरेशनलाइज होने के। टेस्ट फ्लाइट में हैपन 2030 तक, 5 साल बाद, बट ऑपरेशनलाइज होने में 10 साल लगते हैं। जबकि हमारे नेबर्स को चाइना अपने J-20 और बाकी जो 5th जनरेशन है वो देने के लिए तैयार है, J-35। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये जो गैप है, इसके लिए अगर हम अपना 5th जनरेशन जहाज उड़ा रहे हैं तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए आई एम श्योर जब प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे तो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के साथ मिलकर ये मुद्दा जरूर उठाएगा, और रूस इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकता है। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, ऑप सिंदूर में 2 चीजें मेरी समझ से बहुत खरी उतरी, एक ब्रह्मोस मिसाइल और एक S-400, और दोनों रशिया ने दी थी। और जो ब्रह्मोस है जो हवा से दागने वाली है, वो सिर्फ एक ही हवाई जहाज ले जा सकता है आजकल, वो है Su-30, वो भी रशिया का बना हुआ। तो आपने देखा कि जो आज से कुछ साल पहले हमने जो अपनी क्षमता बढ़ाई है, और भारत ने आज तक अमेरिका से कोई भी लड़ाकू जहाज नहीं लिया है। भारत ने अपनी हिस्ट्री में अमेरिका से आज तक कोई लड़ाकू जहाज नहीं लिया है। तो इसके भी कई कारण हैं, इसके पे कई बारी मैं चर्चा कर चुका हूं। ये सारी चीजें जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार सिस्टम्स, और लास्ट आपका उत्तर देते हुए S-500 में, S-500 एक ऐसी क्षमता है जो कि लो ऑर्बिट में जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको निकाल सकता है। तो पाकिस्तान ने अपनी कुछ सैटेलाइट छोड़ी हैं, बाकी हमारे एडवर्सरीज की कुछ सैटेलाइट्स हैं। तो ये हमारे पास जब आएगी, और सबसे जरूरी चीज जो आप वहां खड़े हैं और जो हमारे को हेल्प होगी इस विजिट से, वो तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था कि भारत के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा एकिन टू आयरन डोम। उसमें ज्यादातर जो हमारे सेंसर्स हैं, रडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आइटम्स हैं, वो रशियन ओरिजिन की होंगी। आई एम श्योर देश उसके ऊपर बात करेगा और उनसे ये सारी चीजें लेने के लिए रजामंदी लेगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से पूरा समझा दिया। हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पहलगांव के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर किया, उसमें अगर ब्रह्मोस मिसाइल हो जो Su-30 से फायर होता है, वो भी लड़ाकू विमान रूस का, ब्रह्मोस मिसाइल भी, और S-400 जिसका एक आयरन डोम, अगर 5 और हम लेते हैं तो भारत के तमाम ऐसे जगहों पर जहां से खतरा हो सकता है, एक आयरन डोम की तरह सुरक्षा कवच इस एयर डिफेंस सिस्टम से बनाने की तैयारी है। ऐसे में हमें उसका इंतजार है। इन सब पर चर्चा की। तो अब अचल कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, सर ने पहली 2 लाइनें गुनगुनाई थी, लेकिन नीचे वाला गाना ये है कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और अभी भी जब हम जा रहे हैं, कई लोग हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो एक जो वो पुराना रिश्ता रहा है, मतलब अगर आप देखें तो शीत युद्ध से ही, कोल्ड वॉर के बाद से ही जो भारत का रशिया के साथ रिश्ता रहा है, जो कि मैं ये मानती हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा एक लल हमने देखा उसमें, क्योंकि जो हम एक ओवरवेलमिंग या बहुत बढ़ चढ़कर ऑप्टिक्स देखते थे, उससे पीछे हटकर अधिकारी स्तर पर हमें क्या ऊर्जा चाहिए, हमें क्या डिफेंस चाहिए, वो सब हम करते रहे, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर, भारत पहले की थ्योरी पर। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से, और ये 2 दिन का उनका दौरा जिसमें वो इंडियो रशियन एनुअल समिट में हिस्सा ले रहे हैं, एक नए सिरे से एक तूफान आएगा जिसमें न सिर्फ भारत और रूस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे विश्व की बहुत कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि ये सारे देश, मतलब आप सोचिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा कहा कि आप तो तेल खरीद के और रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। ऐसे में नए सिरे से इस रिश्ते में जान फूकना, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को?
अंजना जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। जहाँ आप खड़ी हैं, मैं करीब 4 साल मैंने वहाँ पोस्टिंग करी थी, तो कई बार वहाँ आना-जाना होता था। बहरहाल आपके सवाल के जो सवाल पे आते हैं। आपने पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करी, तो डेफ़िनेटली रशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं, वो 2000 में उसकी नींव पड़ी थी, जब हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से और एनुअल समिट्स का जो हमारा एक प्रोसेस है, वो शुरू हुई थी। 2010 में ये फिर स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसे एलिवेट किया गया। 2015 में हमने 2+2 फॉर्मेट, जिसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलते हैं, वो फॉर्मेट आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि साल दर साल भारत और रशिया के संबंधों में मजबूती आई है। मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि जो आप नई जान फूंकने की बात कर रहे हैं, कहीं भी जान नहीं निकली हमारे रिश्तों में से। और अगर आप विदेश मंत्री जी का, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सुना ही होगा आपने। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, उस पर अगर आप नजर मारें तो दुनिया में हर देश के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में उतार और चढ़ाव आया है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर है तो वो रशिया और इंडिया के संबंध हैं, जिसमें जो हमारा रिश्ते हैं बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं, और हर आने वाले साल के साथ आगे बढ़े। डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इस वॉर का जो है साया हमारे ऊपर पड़ा है। हमारे लिए ये टेस्ट है, क्योंकि अगर आप पिछले इतिहास पर नजर मारें तो कई बार सोवियत यूनियन हो चाहे रशिया हो, उन्होंने भारत की मदद करी है। चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 बार वीटो किया हमारी फेवर में, चाहे 71 की वॉर को ले लीजिए, कश्मीर इशू ले लीजिए, गोवा बिल्कुल। लिबरेशन मूवमेंट ले लीजिए, और फिर हमेशा। भी हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। न्यूक्लियर 3 जी। सेंसिटिव एरियाज जो हाँ। हैं, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, स्पेस, इसमें हम अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो रशिया पे करते हैं। अब जो ये साया है, ये हमारे लिए टेस्टिंग टाइम था, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये टाइम हमारे लिए है कि अब हमें पे बैक करना है रशिया को, कि आपने जो आप हमारे साथ खड़े थे, अब हम आपके साथ खड़े हैं, और वो हमने खड़े होकर दिखा दिया है। अब ठीक है, अब आज तक तो हम उनके दबाव में आए नहीं है, चाहे वो अमेरिकन दबाव हो, चाहे वो वेस्ट यूरोप का दबाव हो, आने वाले समय में भी नहीं आएंगे। और ये जो अब जो हमारी ये जी। समिट मीटिंग हो रही है, डेफिनेटली हर हेलो। एनुअल समिट में कोशिश यही रहती है कि हाँ। आगे ठीक देखा है जाए। सर, चूंकि आपने नॉस्टैल्जिया की बात की, तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं रेड स्क्वायर पे आज मौजूद हूँ और यहाँ से हम ये लाइव शो आज कर रहे हैं हल्ला बोल का, तो मुझे लगता है अपने दर्शकों को भी जरा सा दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस हिस्से से, ये जो पूरा इलाका है देखिए, ये रेड स्क्वायर का इलाका है। यहाँ पर आजकल क्रिसमस की बड़ी धूम चल रही है, तो ऐसे फ्ली मार्केट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं क्रिसमस में, इस ज़बरदस्त ठंड में, जहाँ बारिश भी हो रही है सुबह से, उसमें वो खूब मज़े ले रहे हैं गर्म कॉफ़ी की और हॉट चॉकलेट की। और ये देखिए, ये वो हिस्सा जहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट बासिल चर्च को। 16वीं सदी का ये चर्च है, 16वीं सदी का बना हुआ चर्च है, और बड़ा आइकॉनिक ये बिल्डिंग है। मतलब अगर आप देखें तो ये वो आइकॉनिक बिल्डिंग है जहां पर सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि जिस खास आर्किटेक्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही मुझे नहीं लगता कि आप विश्व के किसी कोने में इस तरह का चर्च देखेंगे जो सेंट बासिल चर्च आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया 16वीं शताब्दी का है ये आइकॉनिक बिल्डिंग, यहाँ की पहचान है। अब ये देखिए, ये पूरा आप यहाँ से शुरू से दिखाइए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विजय, यहाँ से दिखाइए। ये पूरा क्रेमलिन है, पूरा क्रेमलिन। और इसमें जो आप पीला वाला हिस्सा बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, यहीं पर व्लादिमीर पुतिन का घर भी है। ये जो येलो वाला हिस्सा है, पीला हिस्सा, इसी में उनका घर है और यहीं पर उनका दफ्तर भी है। और इसी से आगे ये क्रेमलिन पूरा आगे तक ये जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे इस हिस्से में। एक बार 360 थोड़ा ऊपर ऊपर भी दिखा दीजिए। वो जो आपको एक नौजिया इन इलाकों में जो यहाँ पहले भी आया हुआ वहाँ पर होगा। ये मैरी गो राउंड यहाँ पर चल रहा है, क्रिसमस मन रहा है, इतिहास भी एक साथ है। क्या रूस एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है? व्लादिमीर पुतिन की सोच क्या है रशिया को लेकर? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन साल 2000 में, मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो एक वक्त पर केजीबी का एजेंट था, और ये सवाल मैं रुबिंदर सचदेवा आपके पास लेकर आ रही हूँ, एक व्यक्ति जो एक वक्त पर केजीबी के एजेंट थे, वो ईस्ट जर्मनी में काम कर रहे थे, ठीक है,
वहां से आप सोचिए, जब बर्लिन वॉल गिरा उसके बाद साल 1991 में वो रशिया वापस आते हैं और केजीबी का उनका एजेंट वाला जो काम था वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद देखिए कि 91 में वो वापस आते हैं और रशिया में वो कहाँ जाते हैं? रशिया में वो सीधा पहुंचते हैं रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग में लेनिनग्राड जो एक वक्त पर था, वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं पर उनका बचपन और शुरुआती दिन भी बीते थे। सेंट पीटर्सबर्ग से वो सीधा पहुंच जाते हैं मॉस्को लगभग 96 के आसपास। फिर वो बोरिस येल्सिन के साथ काम करते हैं। बोरिस येल्सिन उस वक्त के राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्सिन की तबीयत बिगड़ने लगती है, हालात ठीक नहीं रहते हैं, वो उनको पीएम पद पर प्रमोट करते हैं। फिर येल्सिन वापस तबीयत मतलब उनकी दिखाई जाती है, और जो हमेशा ओलिगार्क्स की कहानी आप रशिया के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं कि वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, और फिर वो चुनाव जीतने के बाद जबरदस्त जोश के बाद मॉस्को पहुंचते हैं येल्सिन। फिर वो साल 2000 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई और उसके बाद साल 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर पुतिन। आप कल्पना कीजिए कि साल 2000 से 2025 तक वो लगातार रूस के एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं। बीच में जब राष्ट्रपति वाला मामला क्योंकि 2 बार ही हो सकता है, तब वो बीच में पीएम भी बने थे। मतलब जिसको कहते हैं एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट इन रशिया, सरकार में सबसे ऊपर वही रहे, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर है। तो एक बार हमने आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दिया ताकि आप भी हमारे साथ आज रेड स्क्वायर में पहुंच जाइए। बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये रशिया की, और रशिया के पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे तो जैसा हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, साल 2000 के बाद तो इस रिश्ते में अच्छी गर्माहट आई, और पहले से थी। मतलब हर चुनौतीपूर्ण वक्त पर जब हमें एक ऐसा साथी चाहिए था जो हमारा समर्थन दे, तो वो देश हमेशा रशिया रहा है, विदाउट डाउट रहा है। और यही सवाल लेते हुए रविंद्र सचदेवा आपके पास कि हम रेड स्क्वायर पर तो खड़े हैं, और लाल एक वक्त का कम्युनिज्म का वो रंग जो हमेशा रशिया पे हावी रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन देखिए काफ़ी ऐसा दौर भी आया जब वो काफ़ी उनका आउटरीच रहा भारत के साथ और प्रधानमंत्री के साथ। आप एससीओ का नज़ारा लीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए जरा। एससीओ में आप देखिए मतलब एक गाड़ी पर दोनों निकल के एक कार में गए व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खूब चर्चा हुई कि भाई ये पहले से प्लान था या बाद में हुआ, दोनों क्या कर रहे थे। और जब ऐसे रिश्ते होते हैं दोनों देशों के बीच में, जो कि जिसको हम कहते हैं फोर्ज्ड इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में जिसकी नींव रखी गई, तो मौजूदा लीडरशिप उसको कैसे आगे ले जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। रविंदर। एब्सोल्युटली अंजना जी, नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है। 2 पॉइंट्स क्विकली। जस्ट 1 महीना पहले मैं वहीं क्रेमलिन में था, मैं मॉस्को विजिट में गया हुआ था, एंड 91 और 93 के बीच में 2 साल में मॉस्को और अजरबैजान वगैरह रहा हूं। सो यस, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, एंड पुतिन एज द प्रेसिडेंट, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रस्टिंग हैं। बट चैलेंज ये जो है, और अचल सर की बात से मैं सहमत हूं कि हमारे रिश्तों में जान निकली नहीं है, बट आप जो कह रही, मैं उसको बल्कि ज्यादा मानता हूं कि फूकने की जरूरत है जान। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे रिश्तों में यस बहुत इमोशनल है, कल्चरल है, स्ट्रेटेजिक है, बट ये रिश्ते बढ़ नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम कहते हैं कि हमारा बायलैटरल ट्रेड, अभी पेस्कोव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रशियन कि $63 बिलियन है, और हमारा टारगेट है 2030 तक $100 बिलियन करना। अब मुझे कोई ये समझाए, ये जो $63 बिलियन हमारा ट्रेड है रशिया के साथ इस समय, इसमें से 52 बिलियन केवल और केवल ऑयल का है। यूक्रेन वॉर से पहले हमारा मात्र 10-12 बिलियन एनुअल बिजनेस होता था। तो अगर ये यूक्रेन वॉर का और डिस्काउंट का चक्कर ना होता तो अभी भी हम 15-20 बिलियन पे ही पहुंचे होते शायद। तो हमारा जो चैलेंज है, हमें अपने रिश्तों में डेप्थ और विड्थ बढ़ानी है। अभी तक हमारे जो रिश्ते रहे हैं हेवी लोडेड रहे हैं, टॉप हेवी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड अब ऑयल। इन 3 सेक्टर्स के अलावा हमारी विड्थ नहीं है रशिया इंडिया रिलेशंस की, जो अब इस समय मुझे दिख रहा है। आई एम सेंसिंग रशियन गवर्नमेंट भी मेजरली कोशिश कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी मेजर कोशिश कर रही है। आई एम सीइंग मेनी इनिशिएटिव्स, इनफैक्ट कुछ में मैं खुद इन्वॉल्व हूं, टू प्रमोट रशिया इंडिया ट्रेड एंड कल्चर।
बिल्कुल। प्रदीप, मैं जल्दी से एक कमेंट आपसे जाती हूँ, क्योंकि प्रदीप जी देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आज क्या है कि जिन परिस्थितियों में हम इस वक्त मौजूद हैं भारत में, उनमें हमें तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए, देखिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूस यूक्रेन जंग के बाद एक तरफ रूस को घेरने की कोशिश है सैंक्शंस के जरिए, तो भारत को भी कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट करने की, हाथ मरोड़ने की कोशिश होती है, जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया। अब इनको कैसे हम सर्कमवेंट करेंगे, हम कैसे इनके बावजूद अपना जो हमारा राष्ट्र प्रथम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको यहाँ से कच्चे तेल खरीदने में हमारे देश को फायदा हो रहा है, हमको आर्थिक स्थिरता मिल रही है, हम तो वही करेंगे जो हमारे हित में है, लेकिन असर तो पड़ ही रहा है सैंक्शंस का। अब ऐसे में चुनौती बड़ी है सरकार के सामने, इसको कैसे हम सर्कमवेंट करेंगे इसको, और क्या हम वाकई रक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई नाराज हो, जिसको कहते हैं ना कि चाहे कोई खुश हो, चाहे कोई नाराज हो, अगर दोस्ती इम्तिहान लेती है, जैसा लिया गया है पास में इम्तिहान भारत और रशिया के रिश्तों का, तो उस इम्तिहान में हम खरा उतरेंगे और हम डिफेंस के क्षेत्र में जो हमको करना हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये सब कम से कम आप पूरी तरह से कह सकते हैं डिसाइसिव थे, जो हमने उनसे हथियार लिए, लड़ाकू विमान लिए। अंजना जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो एक मूल धारा है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप याद करिएगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ उनकी लेमोजीन के अंदर बैठे थे, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित ये तस्वीर थी। ये जो 23rd एनुअल समिट इंडिया और रशिया के बीच में हो रही है, इसके दो मूल धारा है। लार्जेस्ट मूल धारा है हिंदुस्तान और रशिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, जो आज की तारीख के अंदर $68.7 बिलियन का जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है, उसको हमें $100 बिलियन तक पहुंचाना, और साथ में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसको $50 बिलियन को क्रॉस करना। इसमें एक एक्सपर्ट ने पूछा कि ये होगा कैसे। हम अभी रशिया के सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपने बात करी डिफेंस की, S-400 ने ये प्रूव कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि जो रशिया के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड हमारी रिलेशनशिप है, वो हम आगे भी कामयाब रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हम S-500 पे भी चर्चा कर रहे हैं, Su-57 पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी किसी भी कंट्री के साथ में जो रिलेशनशिप है वो थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और ये एनर्जी सप्लाईज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रूव कर दिया है। एक 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये एक स्ट्रैटेजिक और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तब ये एलिवेट हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और आज जो पर्सनल केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में है, वो भी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक हिस्टोरिक टारगेट्स अचीव करने में पॉसिबल कराती है ग्लोबल सिनेरियो में जहां वल्नरेबिलिटीज और वेरिएबल्स ज्यादा है। बहुत सारे भारतीय यहाँ से मिल रहे हैं प्रदीप जी, जो हेलो हाई करते हुए जा रहे हैं। रशियंस भी हैं। एक अजीब सी गर्माहट है यहाँ पर भारत और रशिया की रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, और बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वाकई भारत ने अपनी कूटनीति को रूस यूक्रेन जी जी। और प्रदीप जी, चक्कर क्या है कि मतलब लोगों में बड़ा इंटरेस्ट आता है इस बात को लेकर कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी भारत ने एक जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी इस मुद्दे पर रखी कि भाई युद्ध का ये समय नहीं है, और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के बगल में बैठ के कहा कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने यूक्रेन भी दवाएं भेजी, मदद की, हमने रूस के साथ भी अगर कच्चा तेल और रक्षा का सौदा करना है तो उसमें भी हम आगे बढ़े। तो भारत ने जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसी पर एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं प्रदीप, क्योंकि प्रदीप जी देखिए, आज जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे किसी भी देश के साथ डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई हम इसी पर निर्भर करते हैं, हम सबके साथ रिश्ते रखते हैं, हम मतलब शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम भारत का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो आपसी तालमेल है, वो आप कितना मानते हैं कि अहम हो सकता है इस रिश्ते को आगे ले जाने में? मुझे लगता है अंजना जी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सभी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक पर्सनल डिप्लोमेसी, भले वो आदरणीय व्लादिमीर
साथ में हो। उन्होंने अपनी एक पर्सनल डिप्लोमेसी के तहत जो है कई हिस्टोरिक डील्स इंडिया ने कामयाब की हैं। एक बात आपको कहूंगा, रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप इसलिए भी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यूएनएससी में हिंदुस्तान की परमानेंट मेंबरशिप फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रशिया ने हमेशा से एंडोर्स किया है। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, बायर सेलर की रिलेशनशिप नहीं है अंजना जी। और आप डिफेंस की बात कर रही थी, अब तो हम को डेवलप और को R&D की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ बाय और सेल की नहीं बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि ये जो विजिट है जिसका लार्जर फोकस इकोनॉमिक है, इसमें आप जैसे कई एक्सपर्ट बोल रहे थे, हमारी गैमेट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो काफी बड़ी होगी और डिफेंस के अंदर अब भी हम जैसे बढ़ते आए आगे बढ़ने वाले हैं। और एक और चीज आपने फॉरेन अफेयर्स की कही थी, मेरे हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन नीति जो अंजना जी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है, वो एक लीडिंग पावर के अंदर है। हम एक स्विंग पावर या एक वेसल स्टेट नहीं है जैसे पाकिस्तान है, हम एक लीडिंग पावर है और हमारे हितों के लिए हमें जिस कंट्री के साथ डील करना होता है, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसके साथ में डील करते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल मैं अब वापस आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों, देखिए मैंने आज यही बोला कि ये रिश्ता जो है हमारा भारत और रूस का, आप भी यहाँ पर रेड स्क्वायर में आ चुके हैं और आपने भी देखा है बहुत करीब से क्रेमलिन और उसके तरीकों को। भारत और रूस का ये रिश्ता, ना ये रिश्ता ट्रंप के तेल पर डिपेंड, ट्रंप के टैरिफ पर डिपेंड करता है, ना ये रिश्ता रूस से कच्चे तेल की ही खरीद पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक इंडो रशियन बॉन्ड है जो कि जिसको कहते हैं ना कि जिसको लोहे की तरह मजबूत इतिहास ने बनाया है। और उस नींव पर हम मतलब ये मान सकते हैं कि चाहे कोई भी देश जिसके साथ हम इधर उधर बीच में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, फ्लर्ट करें या जैसे भी आगे ले जाएं, लेकिन जब डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं इतिहास में, ये एक देश है जिस पर हम काउंट कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारा साथ देगा ही देगा, बड़े से बड़े मंचों पर देगा। बिल्कुल अंजना जी, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक भी हैं और बहुत एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ हम हर वक्त खड़े रहे। बात थोड़ी देर पहले हुई थी, चाहे वो 1971 की लड़ाई जब वो अमेरिकन फ्लीट आ रही थी तो रशिया ने उसको इंटरवीन किया था, चाहे गोवा की लिबरेशन थी, या उसके बाद में कोई भी युद्ध रहा हो, कहीं भी शांति में भी रहे हो, रशिया हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। और अभी आपने रशिया यूक्रेन की भी बात की कि कैसे इंडिया ने उसके रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान अपने आप को बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंड दिया। तो मेरे से किसी ने पूछा था जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत कहां पर खड़ा है, तो मेरा जवाब था कि भारत अपने 2 पांव पर खड़ा है। वी स्टैंड ऑन आवर 2 feet एंड वी आर वेरी क्लियर। आपने एक बात और की थी, डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी, एंड डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी के साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी दिखाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ये है कि हमारे देश हित में हमें यहां से भी कच्चा तेल सस्ता मिलेगा और अच्छे दामों पे, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेगा, हम अपने नागरिकों के लिए वो लेंगे। और इसके साथ में जो लीडरशिप की आपने पर्सनल बॉन्डिंग की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन, मैम जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है वो जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को और भी ज्यादा मजबूत करती है। अगर आपको पर्सनल डाउट्स हैं दूसरे की मंशा के ऊपर, तो कभी भी आप उस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए पर्सनल वार्मथ, पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल स्टाइल्स, दे मैटर अ लॉट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, एंड ये भी हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है। और भारत के रिश्ते, जो आपका सवाल था कि ऐतिहासिक हैं, और ऐतिहासिक के साथ साथ ये मजबूत हैं, इसमें कभी भी ऐसा कोई डाउट नहीं था कि हमें शक की नजर से देखें एक दूसरे को। जबकि दूसरे कई देश हैं, उनके साथ हम जब भी कोई रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, जब कोई डील करने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक मंशा रहती है दिमाग में कि यार ये कहीं स्मार्ट एक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं। जबकि रशियंस के साथ जब हम डील करते हैं तो वो क्लैरिटी और खुलेपन जो है, दिल का खुला होना, वो बहुत ज्यादा एक अहम चीज है जो इंडिया और रशिया के रिश्तों को बहुत ऊंचे मजाक पे ले जाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो आपने कहा ये बहुत मायने रखता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल कपूर, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं एक तरह से कि हम सिर्फ रूस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ रूस पर भी डिपेंड नहीं करना चाहते हैं तो हमें अमेरिका जैसे देशों को भी हम पूरी तरह से दरवाजा लगाकर उस पर ताला नहीं बंद कर सकते, वो दरवाजे भी हमें खुले रखने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर मतलब बेसिकली मेरा सवाल बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं, जैसे वो है वैसे ही बोलना बेहतर रहेगा। विल दिस राइल अप ट्रंप?
मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप, आपने एससीओ समिट के बाद वो फोटो देखी होगी डाल के जो उन्होंने लिखा, जब उन्होंने देखा रशिया, चाइना और मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ एक तस्वीर में थे, उन्होंने क्या क्या लिखा। तो ऐसे में क्या हम अमेरिका और खासतौर पर ट्रंप की नाराजगी भी मोल ले रहे हैं? दुनिया जानती है भारत और रूस के संबंध, एंड नो डाउट ये जो विजिट है 4 और 5 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन की भारत में, इसको पूरा दुनिया और स्पेशली वेस्ट बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेगा। एंड विदेश में जो एक टर्म है, हमारे साथ जो दिग्गज डिप्लोमेट्स बैठे हैं वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में माहिर है। वेस्ट में एक नया कल्चर है, तो जब दो नेता मिलते हैं, कुछ लिप रीडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, वो मतलब बिना कुछ ऑडियो आए भी जान जाते हैं कि क्या बात हो रही है। कुछ लोग बॉडी एनालिस्ट हैं, बट जो आप तस्वीर अभी दिखा रहे हैं आपके फ्रेम में, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की, वो इन सारे मुद्दों से बहुत ऊपर है। ऑफ कोर्स हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हम काफी हद तक फ्रांस के साथ डीलिंग करते हैं। अभी जैसे साफरान का इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने एमआरओ हैदराबाद में, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो सैफरन का एमआरओ है आउटसाइड, वो हैदराबाद में भी स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज, हमने अमेरिका से अपने कई हथियार लिए हैं जो कि नॉन कॉम्बैट रोल में, चाहे वो हमारे C-17 हैं, चाहे C-130 हैं, अपाची, चिनूक्स, नेवी के P-8Is, एंड ये जितने एयरक्राफ्ट हैं जो अपाचीज आर्मी के लिए भी आए हैं, तो ये सब अमेरिकन आइटम्स हैं हमारे आर्सेनल में। एंड हमारा जहां तक सोच है भारत की कि हम एक ही जगह पे अपने सारे एसेट्स नहीं रखना चाहते, बट जो की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सबने बोला और जनरल ढिल्लन ने भी बोला, उसमें हम शुरू से अभी तक लेके रूस पे ही निर्भर करते हैं, और मेरी समझ से वही रहेगा आने वाले सालों में, जब तक हम अपनी क्षमता खुद नहीं बढ़ा लें। और उस क्षमता बढ़ाने के लिए भी हमारे को रूस की मदद चाहिए, जो कि एविडेंट है। बिल्कुल। और इसी पर जल्दी से रुबिंदर जी आपसे कमेंट चाहती हूँ कि क्या क्या तरीका होना चाहिए, मतलब क्या रक्षा के क्षेत्र में और तेल के भी क्षेत्र में, जहां जिन कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका ने लगा ही दिए हैं, लेकिन ये एक रिश्ता है जिसमें अपना मतलब बाकी देशों से ज्यादा तन मन धन इन्वेस्ट करना जिसको कहते हैं, वो एक सार्थक फैसला होगा। तो डेफिनेटली अंजना जी, पॉइंट इसकी हमारा तन मन तो बहुत है, हम दोनों देशों के बीच में धन नहीं है, एक्सपैंडेड ट्रेड नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये केवल टॉप लोडेड है न्यूक्लियर ऑयल, और ऑयल तो तुक्के से चल रहा है। अभी यूक्रेन वॉर से पहले हम तेल खरीदते कहां थे? रशिया से, राइट? ये तो डिस्काउंट्स के चक्कर में खरीद रहे हैं, तो वाइडन हो रहा है। वन सेकेंडली, 2-3 बुलेट पॉइंट्स जो अभी बात है, एक वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, नो डाउट ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपने अभी ये भी पूछा कि विल ट्रम्प गेट राइल्ड अप लुकिंग एट दिस मीटिंग। मेरा इसमें टेक है कि ट्रम्प इतना ज्यादा इसमें उखड़ेगा नहीं, क्योंकि ही इज अ नंबर्स गाय, वो नंबर्स देखेगा। और जो नंबर्स देखने जा रहे हैं इस समय, इंडिया ने रशिया से तेल लाना कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। ओके, तो ट्रम्प कहेगा ठीक है, तेल तो कम कर रहे हैं, सिंबलिज्म है, ऑप्टो पॉलिटिक्स है। बाकी पॉइंट इसकी रशिया इसको कैसे देखेगा? रशिया ये देखता है कि पिछले 3 साल से इंडिया रशिया के साथ खड़ा रहा है, हालांकि हम पे टैरिफ लगे पर हम खड़े रहे। पर अब जब सैंक्शंस आई, और ये चीज इंपॉर्टेंट समझना, दोनों अलग अलग है। टैरिफ तो देश के एक्सपोर्ट्स पर था, अब सैंक्शंस लग गई ल्यूकॉयल और रोसनेफ्ट, 2 बड़ी कंपनीज पे। उनसे कोई भी इंडियन कंपनी अगर सामान खरीदेगी, हमारी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर, वो इंटरनेशनल बैंकिंग से कट जाएंगे। तो ये अब तेल खरीदना बंद कर रही है, कम कर रही है। रशिया समझता है, समझेगा कि जब तक टैरिफ इंडिया झेल सका झेले, पर सैंक्शंस तो नहीं कर पाएगा। तो उधर ट्रंप विल बी फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस कोई स्पेक्टेकुलर चीज निकलती है इस समिट से, आई डोंट नो, बट वन इज ही विल बी हैप्पी। ओके ठीक है, नंबर्स तो डाउन है, से यही चाहिए था कि इंडिया तेल खरीदना कम करे रशिया से। प्रदीप जी, चूंकि आप सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तो अब मैं जल्दी से बस आपसे यही समझना चाहती हूँ। देखिए, अंत में जब भी होता है बहुत यूफोरिया बिल्डअप होता है, और जाहिर तौर पर मतलब व्लादिमीर पुतिन अगर आप देखिए तो रूसी राष्ट्रपति के इर्द गिर्द जो एक सबसे कंपेलिंग और एनिग्मेटिक टाइप के एक नेता के तौर पर उनकी इमेज है,
और रशिया में देश प्रथम की जिस रूल पर वो चलते हैं और कहते हैं भाई ओपनली कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, उसका टूटना सोवियत यूनियन का उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था, तो उनकी सोच अलग है। और लेकिन एक जबरदस्त करिश्मा उनका भी है विश्व की राजनीतिक मंच पर। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत इस दौरे से रियलिस्टिक टर्म्स में, मतलब वाकई जमीन पर जो हो सकता है, रियलिस्टिक टर्म्स पर क्या उम्मीदें रख सकता है? अंजना जी, मुझे लगता है कि जो 23rd एनुअल समिट है, इसका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को वाइडन करना है और बाकी डिफरेंट पिलर्स को इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर ऐड करना है। दूसरी बात, इसको आपको कनेक्टिविटी के जरिए, ट्रेड के जरिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जरिए देखना चाहिए। बात इसी के साथ रेड स्क्वायर, मॉस्को, सेंट बासिल चर्च और क्रेमलिन के सामने से हल्ला बोल के आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेकिन आज रात 9 बजे भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली मुलाकात, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे, इन सब पर एक जबरदस्त कार्यक्रम हम आपको रात 9 बजे आज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने वाले हैं, यहां सीधा मॉस्को से, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि ये रिश्ता जो है दोनों देशों का, वो आज कहां पर खड़ा है, कैसे दोस्ती इम्तिहान लेती है और मॉस्को से आ गया है, आने वाला है दोस्त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।